मासामुने एक बेवकूफ रिजेक्टेड ओटाकू है जिसे कभी भी अपना वी कार्ड किसी को देने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ उसे एनिमे गर्ल्स ही पसंद है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब एक चलती फिरती बॉम्ब लड़की उसके क्लब में आती है और वो उसका पसंदीदा एनिमे वाइफू की कॉस्प्ले कर रही होती है और मासामुने को मन करता है कि वो उसी के साथ अपना वी कार्ड तोड़ दे। लेकिन इससे पहले कि ये सब हो, मासामुने एक लिमिटेड एडिशन डीवीडी देख रहा होता है जिसमें उसकी वाइफू है और वो खुशी से चिल्ला रहा होता है जैसे किसी नशे में हो। और उसे याद आता है कि उसके क्लास के सभी लोग उसे अजीब समझते हैं और सभी लड़कियां उससे दूर रहते हैं। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बोरिंग 3D लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तभी एक प्यारी सी लड़की चश्मा लगाकर कमरे में आती है और वो कहती है कि वो क्लब ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि उसे मांगा पढ़ना बहुत पसंद है। और मासामुने को शक होता है कि वो असली ओटाकू नहीं है और बस डीमन स्लेयर जैसी पॉपुलर चीजों की फैन है और वो इंतजार करता है कि वो खुद ही अपनी असलियत दिखा दे। और तभी लड़की उसकी सीक्रेट फिगर कलेक्शन की तरफ जाती है और जैसे ही वो उसे छूती है वो अचानक खुल जाता है और कैरेक्टर की सारी प्लॉट रिवील हो जाती है। और ये देखकर लड़की कुछ सेकंड के लिए शॉक हो जाती है और जिससे मासामुने को लगता है कि अब वो भाग जाएगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा ही होता है और वो कहती है कि उसे भी हॉट बैडी जैसे लिलिया काफी पसंद है और वो भी उन्हीं आर रेटेड कॉमिक्स को पढ़ती है जो लड़कों को पसंद होती है। और वो खुद को लिलिया की सबसे बड़ी फैन भी बताती है जो मासामुने को कुछ अटपटा लगता है। पर जैसे ही वो लड़की उस लिलिया मूवी के बारे में पागलों की तरह बात करने लगती है जो मासामुने पहले देख रहा था और उनके दिमाग एक ही वेवलिंक पर आ जाते हैं और दोनों नशेड़ियों की तरह चिल्लाने लगते हैं। और इसके बाद लड़की मासामुने को बताती है कि उसे एक अजीब किंग पसंद है जो शायद उसे ऑफ कर दे। लेकिन मासामुने उसे रियश्योर करता है कि उसे कुछ भी अजीब नहीं लगेगा क्योंकि वो पहले ही उन प्लास्टिक फिगर्स के साथ वो कर चुका है। और ये सुनकर लड़की बहुत खुश होती है और उसे अपनी स्पाइसी कॉस्प्ले डीवीडी कलेक्शन दिखाती है और वो बताती है कि वो खुद की ही ऐसी एक डीवीडी बनाना चाहती है। और मासामुने अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाता और तभी वो लड़की बताती है कि उसे ये कॉन्फिडेंट कहाँ से मिला जब उसने एक कॉस्प्ले इवेंट विजिट किया था और वहाँ पर एक हॉट मॉमी ने रिसा से कहा था कि अपने सपने का पीछा कभी मत छोड़ना। और इसी वजह से वो लिलिया की कॉस्प्ले पहनकर एक सीडी बनाना चाहती है और मासामुने से कहती है कि वो उसकी फोटो क्लिक करने में मदद करे। और मासामुने थोड़ा सोचता है फिर मान जाता है और घमंड से कहता है कि वो चाहे कितने कम कपड़े पहन ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक ओटाकू लेजेंड है जिसे असली लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर रिसा राहत की सांस लेती है और अपना नाम बताती है और फिर वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है कि वो उसे अभी यहाँ पर अपना लिलिया का कॉस्प्ले दिखाना चाहती है। और मासामुने की सिग्मा ऑरा टूटने लगती है और जैसे ही वो उसे पूरी तरह तैयार देखता है उसके अंदर कुछ गड़बड़ होने लगती है और उसे लगता है कि वो जिंदगी की उम्मीद ही खो देगा क्योंकि ये कॉस्प्ले तो कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। और रिसा उसकी पेशेंस की हदें और तब तोड़ देती है जब वो मासामुने को वो परफेक्ट बैंडेज दिखाती है जो उसने इस कॉस्प्ले के लिए चुनी है। और बेचारा मासामुने जो पहले ही काफी प्रेशर में था आखिरकार ये देखकर बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब वो एक अल्ट्रा रेयर डीवीडी को विंज वॉच कर रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे एक गंदी सी 3D लड़की से प्यार जैसा क्यों महसूस हो रहा है। और तभी रिसा दोबारा आ जाती है और वो दोनों उस एपिसोड को देखकर फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं। और मासामुने को लगता है कि आखिर उसे कोई ऐसा मिला है जिसके साथ वो अपने छुपे हुए फेटिशेस शेयर कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वो बस रिसा को एक दोस्त की तरह देखता है और रिसा फिर से अपने कपड़े उतारती है और इस बार एक स्पिन ऑफ से इंस्पायर होकर एक नया लिलिया का कॉस्ट्यूम पहनती है। और ये देखकर मासामुने के दिल में फिर से कुछ होता है लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है और उसकी फोटो क्लिक करने के लिए मान जाता है। और फोटो सेशन के दौरान उसके पेशेंस का फिर से टेस्ट होता है। लेकिन जैसे ही रिसा पूरी तरह कैरेक्टर में आती है और मासामुने को बस यही महसूस होता है कि वो कितनी क्यूट लग रही है और कैसे उसे भी उसकी वाइफू लिलिया उतनी ही पसंद है। मगर तभी एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है और रिसा जब अपना यूनिफॉर्म बदल रही होती है तो उसका कॉस्ट्यूम का जिप फंस जाता है और वो मासामुने से मदद मांगती है। लेकिन जैसे ही वो चेन को खींचता है वो टूट जाता है और मासामुने मुश्किल से खुद को इस सिचुएशन से बचा पाता है। लेकिन मासामुने की किस्मत उसे फिर से नहीं छोड़ती। रिसा अचानक फिसल जाती है और सीधा उसके बाहों में आकर गिरती है और उसे बचाने के चक्कर में मासामुने गलती से उसके एक संतरे को पकड़ लेता है। और जैसे ही उसे ये एहसास होता है वो जल्दी से घबराकर वहाँ से भाग जाता है जबकि रिसा शर्म से लाल होकर वही रुक जाती है और ये सोचने लगती है कहीं उसे मासामुने से प्यार तो नहीं हो रहा। और अगली सुबह स्कूल में एक क्यूट हाई प्रोफाइल मॉडल आती है जिसका नाम होता है मिकारी जो ना सिर्फ मांगा से नफरत करती है बल्कि बिना किसी खास वजह के मासामुने से भी। और ही दूसरी तरफ मासामुने खुद चलता फिरता ज़ॉम्बी बना हुआ है पिछले दिन की हेवनली घटना और रिसा की संतरे की फीलिंग को याद करते हुए वो जैसे तैसे क्लब रूम तक पहुंचता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर से चौंकाने वाली बात यह मिलती है कि रिसा पहले से वहाँ पर मौजूद होती है और वो भी उतनी ही शर्मिंदा है। और फिर वो टॉपिक बदलती है और एक कैमरा दिखाती है जो उसे क्लब रूम में मिला और वो पूछती है कि क्या अब इस कैमरे से वो उसकी फोटोज लेना चाहेगा। और मासामुने जब कैमरे को देख रहा होता है
तो रिसा एहसास करती है कि वो उसे बहुत ज्यादा मांग रही है और फिर वो कहती है कि वो उसका कोई भी काम करके एहसान चुकाना चाहती है। और एक पल के लिए मासामुने, जो खुद एक कल्चर्ड आदमी है, और वो सोचता है कि क्या यह मौका है उसकी एडल्टहुड में एंट्री का। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे असली लड़कियों से कितनी नफरत है और वो कहता है कि उसे अनपेड फोटोग्राफर बनना अच्छा लगता है क्योंकि इससे उसे लिलिया का हेवनली फिगर देखने को मिलता है। और ये सुनकर रिसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत अपने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो आज अपना कॉस्ट्यूम लाना ही भूल गई और ये सोचकर वो डिप्रेशन में चली जाती है। और मासामुने उसे कुछ देखने का सुझाव देता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे पास के खाली क्लासरूम में ले जाती है और कहती है चलो वहीं पर एक फोटोशूट करते हैं ताकि कैमरे को टेस्ट किया जा सके। और मासामुने अपने दिमाग में आ रहे अजीब थॉट्स को हटाता है और काम पर लग जाता है। लेकिन तभी रिसा को लगने लगता है कि वो बिना विग और मेकअप के बदसूरत लग रही है और मासामुने उसे समझाता है कि शायद ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो अभी तक कैरेक्टर में नहीं आई है और उसको सलाह देता है कि वो खुद को एक मांगा स्कूल गर्ल की तरह इमेजिन करे। और जैसे ही वो पूरी तरह से तैयार होती है और एक हॉट सा पोज देती है और मासामुने को फिर से अपने दिल में अजीब सा महसूस होने लगता है और इस बार भी वो सीधे उसके सॉसेज तक पहुंच जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि उसे रिसा की ओर अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, जबकि वो इस बार लिलिया की कॉस्प्ले भी नहीं पहनी है। और इसी दौरान रिसा के चश्मे नीचे गिर जाते हैं और वो उन्हें उठाने के लिए झुकती है और मासामुने को लगता है कि जैसे वो किसी क्लमजी गर्ल वाले मांगा क्लिशर का हिस्सा बन गया हो। लेकिन तभी रिसा सीधा लड़खड़ाकर उसके चेहरे पर गिर जाती है और मासामुने शर्म से लाल हो जाता है और रिसा हंसते हुए कहती है मेरे बनाए गए हॉट केक खा लो। और तभी मासामुने की आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है और उसी दिन मकारी क्लब की तरफ जा रही होती है और जबकि कुछ शरारती फैन बॉयज उस पर पानी फेंक देते हैं और वो घबराकर सीधा क्लब रूम की तरफ दौड़ती है। और जब मासामुने दरवाजा खोलता है और मकारी जैसे ही उसे देखती है दौड़कर उसे गले लगा लेती है और वो याद करती है जब वो 5 साल पहले साथ खेलते थे, तभी से उसे मासामुने के ऊपर क्रश था। लेकिन मासामुने को तो बस अपनी टूडी वाइफ से प्यार था और इसलिए मिकारी को मांगास और फिक्शनल कैरेक्टर से नफरत हो गई थी। और मासामुने सोचता है कि अचानक से उसके साथ इतने अच्छे प्लॉट डेवलपमेंट क्यों हो रहे हैं, लेकिन फिर इग्नोर कर देता है। और मकारी अपना नाम बताती है और कहती है कि उसने उसे हक इसलिए किया ताकि उसे एक्साइटेड कर सके। और मासामुने नोटिस करता है कि वो पानी से गीली हो चुकी है तो वो कहता है कि अपने कपड़े सूखने के लिए उतार दो। और मकारी इसे सीरियसली ले लेती है और सच में अपने गीले कपड़े उतार देती है और बस अपने अंदर के कपड़ों में रह जाती है। और वो मानती है कि उसने क्यूट ब्रा इसलिए पहनी ताकि मासामुने का ध्यान खींच सके। और बेचारा मासामुने पूरी कोशिश करता है कि उसकी तरफ ना देखे, लेकिन मकारी सीधे उसके क्राउच पर लेट जाती है और कहती है आओ मेरे पास बैठो। और मासामुने जो अब तक सेल्फ कंट्रोल का राजा बन चुका है उसे साफ मना कर देता है। और मकारी मानती है कि वो तो बस इसीलिए सब कुछ कर रही थी ताकि वो उसे क्यूट बोले। और मासामुने मुस्कुराकर कहता है तुम हमेशा क्यूट रही हो जब से हम बच्चे थे। और इतना सुनते ही मकारी का बैड गर्ल वाला लुक टूट जाता है और वो शर्म से लाल हो जाती है। और फिर वो उठती है और मासामुने को हेवन की एक झलक दिखाती है और मासामुने गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। और जब वो उठने की कोशिश करता है तो मकारी उसे रोकती है और कहती है रुक जाओ, क्यों भाग रहे हो। और इस मोड़ पर मासामुने के नसीब खुल चुके होते हैं, लेकिन वो अपना कोट उतारता है और मिकारी को पहना देता है और वो कहता है मेरे दिल में बस एक ही प्यार है लिलिया के लिए। और बाद में मिकारी उससे पूछती है कि क्या उसे किसी पर क्रश है और मासामुने के दिमाग में एक पल के लिए रिसा की तस्वीर आ जाती है, लेकिन फिर भी वो कहता है बस लिलिया। और मकारी ये सुनकर क्लब रूम से बाहर चली जाती है और फिर वो अपने पुराने पलों को याद करती है, कैसे कभी मासामुने ने उसे अपने पुलिस से बचाया था और वही दिन उसके दिल में एक खास जगह बना गया था। और वो खुद से वादा करती है कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन तभी वो मांगा क्लब की खिड़की से झांकती है और अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठता है और वो दौड़ती हुई अंदर जाती है और क्या देखती है, रिसा लिलिया के कॉस्ट्यूम में तैयार खड़ी होती है। और मकारी ये देखकर हैरान रह जाती है और ईसा उसे समझाती है कि वो एक कॉस्प्ले डीवीडी बनाना चाहती है जिससे वो सबको दिखा सके कि उसे लिलिया से कितना प्यार है और मासामुने इसमें उसकी मदद कर रहा है। और मिकारी को पहले तो ये बेकार से लगता है, लेकिन वो जैसे ही मासामुने के कल्चर बेसिक फेस को देखती है उसे समझ में आ जाता है कि यही सबसे आसान तरीका है मासामुने का ध्यान खींचने का। और वो तुरंत कॉस्प्ले करने के लिए तैयार हो जाती है, जो सुनकर मासामुने चौंक जाता है। और ईसा उसे सुझाव देती है कि वो लिलिया की दुश्मन मेरियल की कॉस्प्ले करे, लेकिन मकारी इस बात से अड़ जाती है, नहीं मैं तो बस मासामुने की वाइफ और लिलिया ही बनूंगी। और ईसा भी इस बात को लेकर ज्यादा बहस नहीं करती और अपना कॉस्ट्यूम उतारकर मिकारी को देती है। लेकिन जैसे ही मिकारी उसे पहनने लगती है उसे एहसास होता है कि उसके संतरे काफी छोटे हैं रिसा के बड़े संतरों के सामने। और शर्म से लाल होकर वो मासामुने से पूछती है तुम्हें मेरियल पसंद है क्या। और मासामुने फिर से अपना वही पुराना ब्रोकन रिकॉर्ड चालू कर देता है और कहता है मेरियल लिलिया की परफेक्ट राइवल है। और मिकारी चिढ़कर कहती है बस करो और रिसा को मेजरमेंट लेने देती है ताकि वो उसके लिए कॉस्ट्यूम बना सके। और अगले दिन रिसा उसे ड्रेस दिखाती है और मिकारी हैरान रह जाती है कि इस ड्रेस में तो कुछ भी ढका नहीं रहेगा।
रहेगा, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि रिसा सारी स्पॉटलाइट न बटोर ले, और इसीलिए वो भी इसके लिए हाँ कर देती है। और जैसे ही उनका मेकओवर पूरा होता है वो खुद को मिरर में देखती है और सोचती है आज तो मैं अपनी जिंदगी की सबसे हॉट लग रही हूँ और शायद आज मासामुने के साथ एडल्टहुड की टिकट मिल ही जाए। और वो रिसा के साथ मिलकर खुद को मासामुने को दिखाती है और मासामुने उनकी मुश्किल से ढका हुआ प्लॉट्स और उनकी कमाल के एक्सप्रेशन को जैसे ही देखता है बेचारा बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद होश आने पर वो मुंह से फिसल जाता है और कहता है तुम अब तक की बेस्ट मिरियल हो। और रिसा की कॉस्प्ले तो हमेशा की तरह लेजेंडरी है। और ये देखकर मक्कड़ी को वो मांगा याद आ जाती है जिसमें मिरियल को मेन कैरेक्टर से प्यार होता है, लेकिन उसका दिल बस हमेशा लिलिया के लिए धड़कता है। और मिकारी सोचती है चलो कम से कम मासामुने मेरे लिए ब्लश तो कर रहा है, लेकिन तभी उसकी ग्रीडी गेमर गर्ल इंस्टिंक्ट जाग जाती है और वो उसकी अंदर के सोल को टारगेट करती है। और वो अपनी हॉट केक दिखाकर पूछती है तुम्हें ये कैसी लगती हैं? और बिना सोचे समझे वो कहता है मुझे ये बहुत पसंद है, जिससे मिकारी सीधा एनिमे हेवन में पहुंच जाती है। और बाद में रिसा सुझाव देती है कि एक फोटोशूट डुओ में करे और मासामुने खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है कि वो एक जेंटल फोटोग्राफर रहेगा। लेकिन जैसे ही पहला सीन शुरू होता है जहाँ रिसा को मिकारी के प्लॉट्स को हल्के से छूना होता है और ये देखकर मासामुने के नाक से खून निकल जाता है और मिकारी खुशियों की आवाज निकालती है। और जब मिकारी पलटकर रिसा के बड़े संतरों को छूती है तो रिसा भी वैसे ही साउंड निकालती है और मासामुने के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और अब उसके नाक से खून का झरना निकलने लगता है। लेकिन मिकारी को यह देखकर जलन होती है कि उसकी आवाज पर बस थोड़ी सी नोज ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन रिसा के टच पर तो पूरा सुनामी आ गया। और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि अचानक रिसा से टकरा जाती है और उनके दोनों के कॉस्ट्यूम आपस में फंस जाते हैं और अब दोनों मासामुने से मदद की भीख मांगती हैं कि हमें अलग करो। और मासामुने सोचता है क्या किस्मत इतनी मेहरबान हो गई है मुझ पर, और जैसे ही वो कॉस्ट्यूम को खींचता है वो सीधा उतर जाते हैं और मासामुने अपनी आखिरी नोज ब्लीडिंग के साथ फिर से शहीद हो जाता है। और बाद में मिकारी और मासामुने इस बारे में बात करते हैं कि वो अभी भी कितनी बड़ी वीव है। और रिसा को थोड़ी जलन होती है लेकिन वो चुप रहती है और वो बस इतना कहती है कि वो उनकी फोटोज कॉस्प्ले सीडी में डालेगी। और मिकारी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करना उसके मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होगा, लेकिन वो वादा करती है कि कभी फिर से ऐसा करेगी और फिर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद रिसा मासामुने को बताती है कि वो एक कॉस्प्ले इवेंट में अपना पहला सीडी लॉन्च करने जा रही है और मासामुने तुरंत वॉलंटियर करता है उसकी फोटोज को खींचने के लिए। और उस रात जब दोनों स्कूल में रुककर फोटोशूट का काम कर रहे होते हैं और एक वॉचमैन उनकी आवाजें सुन लेता है और दरवाजा खोलने ही वाला होता है और मासामुने तुरंत रिसा को दीवार के कोने में ले जाता है और कहता है छुप जाओ मैं खुद को पकड़े जाने दूंगा। लेकिन ये पागल लड़की उसके बस फोटो को घूरती रहती है और सोचती है किस करने पर कैसा लगेगा और खुशकिस्मती से गार्ड अंदर नहीं आता और दोनों वापस फोटो के काम में लग जाते हैं। और एक हफ्ते की मेहनत के बाद उनका पूरा कॉस्प्ले कलेक्शन तैयार हो जाता है। और उधर मिकारी को पता चलता है कि ये दोनों एक इवेंट में साथ जा रहे हैं और वो थोड़ी जेलसी दिखाते हुए रिसा से पूछती है तुझे मासामुने के लिए कुछ फील होता है क्या? और रिसा उस टिपिकल बेवकूफ लड़की की तरह कहती है वो तो मेरे लिए किसी नाइटिंग शाइनिंग आर्मर की तरह है। और अब मिकारी सोचती है क्या रिसा भी उसे प्यार करने का सोचती है। और इवेंट के एक रात पहले रिसा ओवरथिंक करती है कि मैं कल क्या पहनूं, और वही दूसरी तरफ मासामुने चिंता करता है ये तो प्रैक्टिकली डेट हो जाएगा। और वो अपने पुराने वर्जन को कोसता है कि उसने इतने पैसे ले लिया के अजीब बॉडी पिलो में लगाए लेकिन अपने पहनने के कपड़ों को अपग्रेड नहीं किया। और इवेंट वाले दिन मासामुने अब भी एक चलता फिरता फैशन डिजास्टर की तरह दिखता है, लेकिन जब रिसा सामने आती है तो एक मॉडल जैसी लगती है और मासामुने का चेहरा लाल हो जाता है और उसके दिमाग में सीधा ये सवाल आता है अगर ये सब उतार दे तो कैसा लगेगा। और रिसा हंसकर बताती है कि ये आउटफिट मिकारी ने चुना था। और वो दोनों ट्रेन से वेन्यू साइड की तरफ निकलते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वो काफी जल्दी पहुंच चुके हैं, तो वो टाइम पास करने के लिए जाते हैं मांगा कैफेज और कैरियोके स्पॉट एक्सप्लोर करने। और जब वो पास जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इस समय कुछ भी खुला नहीं है और मासामुने अपने बेकार हो रहे डेट को लेकर चिंता में आ जाता है। और तभी रिसा कहती है कि उसके पैर दुख रहे हैं और उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए और मासामुने उसके चोट पर बैंडेज लगाता है और खुद को कोसता है कि वो कितना बड़ा लूजर है। और तभी रिसा सुझाव देती है कि वो दोनों मिलकर लिलिया का ओवीए देखे और दोनों कुछ देर तक साथ बैठकर फंगलिंग करने लगते हैं। और जब वो आखिरकार वेन्यू पहुंचते हैं तो रिसा चिंता के मारे माल फंक्शन रोबोट जैसी हो जाती है और वो बताती है कि वो डीवीडीज के लिए कवर तैयार करना भूल गई। और मासामुने को यकीन नहीं होता कि कोई इतना बेवकूफ भी हो सकता है और वो उनके खाली सीडीज की तुलना उनकी पास वाली फ्लैशी और प्रोफेशनल स्टॉल से करता है। और तभी एक हॉट लड़की खुद को मजिनो के नाम से इंट्रोड्यूस करती है और वो एक एक्सपीरियंस कॉस्प्लेयर होती है और रिसा को तसल्ली देती है कि गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। और भी उसका फोटोग्राफर ओजिनो जो अपनी आईब्रोज को बैटमैन की तरह सेट करता है और उन्हें वर्ल्ड क्लास लूजर्स कहकर शर्मिंदा करता है। और इसके बाद इवेंट शुरू होता है, लेकिन कोई भी इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता। और तभी एक उनसे भी बड़ा वीव आता है और रिसा से पूछता है तुम्हारे कॉस्प्ले में कोई एडल्ट पोज भी है क्या? और
ये सुनकर मासामुने का दिल जोर से धड़कता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं और लोग उसके सीक्रेट ट्रेजर यानी रिसा के हॉट केक को ना देख ले। तो वो तुरंत बोल देता है कि उनके सीडी में कोई हॉट पोजेस नहीं है और ऐसा कहने से सभी कस्टमर दूर भाग जाते हैं। और तभी सरप्राइजिंगली तरीके से रिसा खुद बताती है कि वो अभी अंडर 18 है और इसीलिए वो अपने आर रेटेड फोटोज रिलीज नहीं कर सकती। और ये सुनकर मासामुने को थोड़ी राहत मिलती है। फिर भी वो चिंता करता है कि उनका स्टॉल कोई नोटिस नहीं कर रहा और पूछता है रिसा ने बाकी कॉस्प्लेयर्स की तरह अपना कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहना। और रिसा कहती है कि वो इतने सारे लोगों के सामने ऐसा नहीं कर सकती। और ये सुनकर मासामुने चिढ़ जाता है और उसे एक लंबा और बड़ा भाषण देता है कि उसे अपने लिलिया के लिए प्यार को दुनिया को दिखाना चाहिए। और रिसा उदास होकर कहती है कि बाकी लोग उससे बहुत सुंदर हैं, तो कोई एक आलू जैसी दिखने वाली लड़की को क्यों देखेगा। और मासामुने तुरंत जवाब देता है कि तुम्हारा कॉस्प्ले इस दुनिया का सबसे प्यारा कॉस्प्ले है। और इतना कहकर वो उसे जबरदस्ती खींचकर वो उसे चेंजिंग रूम तक ले जाता है और खुद बाहर बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हो जाता है। और तभी उसे कुछ लड़के चेंजिंग रूम के बाहर चुपके से फोटो लेने की कोशिश करते दिखते हैं और मासामुने उनको फटकारता है और कहता है ऐसे क्रीप बनना बंद करो। मगर तभी वो लड़के हंसते हुए बताते हैं कि वो असल में लड़कियां हैं और उसे उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने पर चिढ़ाती हैं। और इससे मासामुने शर्मिंदा हो जाता है। और उधर रिसा को याद आता है कि वो अपना विग कैप और बाकी मेकअप की चीजें भूल गई है, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी लड़कियां उसकी मदद करने लगती हैं, जो उसे काफी इमोशनल कर देता है। और जैसे ही वो कपड़े पहनती है, एक और खूबसूरत लड़की जो एल्फ कॉस्प्ले में थी उसे पहचान लेती है और कहती है वो खुश है कि रिसा आखिरकार अपनी पहले इवेंट में आई। और वो लड़की अपनी पेटीकोट भी उतार कर रिसा को दे देती है ताकि वो अपनी चीज को कवर कर सके। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर इवेंट में मजीनो अपने हॉट पोजेस और ग्रैमलेस लुक्स के साथ पूरी स्पॉटलाइट ले लेती है और ओजिनो फिर से मासामुने को यूजलेस फोटोग्राफर कहकर चिढ़ाता है। और तभी सभी का ध्यान टूट जाता है जब लिसा वहाँ पर आती है और मासामुने को तो याद ही नहीं रहता कि वो वहाँ किस लिए आया था। और बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि ओजिनो भी, जिसे याद आता है कि वो भी कभी लिलिया का ओजी सिम्प हुआ करता था। और रिसा के चारों तरफ फैन बॉयज की भीड़ जमा हो जाती है और मासामुने को किनारे कर दिया जाता है और ओजिनो आगे आता है, रिसा की पहली फोटोशूट में उसकी मदद करता है और रिसा पोजिंग शुरू करती है और भीड़ पागल हो जाती है। और भले ही कुछ लोग सोचते हैं कि वो बस बेसिक पोजेस कर रही है और ओजिनो समझ जाता है कि ये सारे पोजेस एग्जैक्ट मांगा से कॉपी किए गए हैं, एक सच्चे फैन की तरह। और भी कुछ टेक्स्ट बुक्स नर्ड भी उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और पहले वो थोड़ा जजमेंटल होते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं कि उसका प्रदर्शन रॉ और दिल से था और उसमें कैरेक्टर के लिए असली प्यार झलक रहा था। और इन सब प्यार और अटेंशन के बीच रिसा को अपने मदर के साथ जुड़े पुराने दर्दनाक ख्याल याद आने लगते हैं, कैसे उसकी मदर ने उसे स्पाइसी आउटफिट और हॉट बैडीज की तरफ झुकाव होने पर मना किया था। और उसे ये भी एहसास होता है कि अगर मासामुने ना होता तो शायद वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और शायद वो कभी अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और इसी बात को ट्रिब्यूट देने के लिए वो स्टेज पर उसकी आखिरी पोज पर उसकी तरफ उंगली दिखाती है, जिससे मासामुने एक प्यार में पागल की तरह ब्लश करने लगता है। और बाद में जब वो चेंजिंग रूम लौटती है तो उन सभी लड़कियों के साथ कुछ फोटो खिंचवाती है जिन्होंने उसे चीयर किया था और यहाँ तक कि वो मजीनो की टिल हटाने में भी मदद करती है। और ये सिंपल मीट और ग्रीट अचानक एक फ्री थेरेपी सेशन में बदल जाता है, जहाँ रिसा अपने शरीर के हिसाब से सही कपड़े ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन निकालती है और वो बताती है कि अगर वो छोटे साइज के कपड़े खरीदे तो उसके बड़े संतरे फिट नहीं होते और बड़े साइज में वो एक आलू जैसी लगती है। और लड़कियां उसे रिएश्योर करते हैं कि वो जिस ड्रेस में है वो काफी कमाल की लग रही है। और तभी रिसा अपने बीते गए सभी फैशन डिजास्टर की लिस्ट बताती है, हर वो कपड़ा जो उसने गलती से खरीदा था। और जैसे ही उनकी स्टोरी सेशन खत्म होती है और मजीना उससे कहती है कि वो समर कॉमिकेट में उसे जरूर देखना चाहेगी, जो कि सबसे बड़ा कॉस्प्ले इवेंट होता है। और फिर रिसा सभी का शुक्रिया अदा करती है उसे सपोर्ट करने के लिए। और बाद में स्टेशन पर वो फिर से मासामुने से मिलती है, लेकिन बॉयफ्रेंड जैसा बिहेवियर अप्रिशिएट करने की बजाय वो उसे शर्मिंदा कर देती है, जोर से एल्फ लेडी चिल्लाकर ये बताने की कोशिश करती है कि उसे अपनी अंडीज वापस करनी है। और बाकी लड़कियां भी उसके साथ शामिल हो जाती है और सभी मिलकर एल्फ लेडी चिल्लाते हैं जब तक कि एक हॉट लड़की प्रकट नहीं होती और कहती है कि अपनी साइड बिजनेस की बातें चुपचाप रखो, क्योंकि वो पास के ऑफिस में काम करती है। और रिसा माफी मांगती है और पेटीकोट वापस करती है और बताती है कि उसने आज एक भी सीडी नहीं बेची। और तभी वो लड़की बताती है कि ऐसा कभी रीजन की बेस्ट कॉस्प्लेयर मायरा के साथ भी हुआ था, जो उसकी फ्रेंड है। और रिसा पूरी तरह इमोशनल हो जाती है और बताती है कि उसी मायरा को देखकर उसने कॉस्प्ले करना शुरू किया था, लेकिन उसका दिल तब टूट गया जब पता चला कि मायरा ने कुछ महीने पहले कॉस्प्ले को छोड़ दिया। और वापस आते समय रिसा मासामुने से पूछती है कि क्या वो समर कॉमिकेट में उसके साथ चलेगा और कहती है कि उसी की वजह से उसने आज का इवेंट अटेंड किया। और वो ये भी बताती है कि मासामुने के आसपास आने पर उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, खासकर उसके दिल में जो तभी जोर से धड़कने लगता है जब वो उसके पास आता है। और मासामुने को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का पहला लव कन्फेशन होने वाला है और वो थोड़ी देर के लिए लिलिया को धोखा देने तक का सोच लेता है, लेकिन सारा माहौल तब बिगड़ जाता है जब वो कह देती है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे उसके साथ कॉस्प्ले करना अच्छा लगता है और वो एक बेहतरीन फोटोग्राफर है।
और ये सुनकर मासामुने पूरी तरह टूट जाता है। हालांकि दोनों बराबरी के बेवकूफ़ हैं और इसीलिए ये बेवकूफ़ भी इस बात का जश्न मनाने लगता है कि उसे भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं है और मान लेता है कि उसे जलन बस इसलिए हुई क्योंकि वो उसका फोटोग्राफर है। और अगले दिन मिकारी को चिंता होती है कि कहीं रिसा उससे मासामुने को छीन न ले। और जब वो क्लब रूम पहुंचती है तो रिसा वहाँ पर पहले से होती है और उसके प्लॉट रिवील हो जाते हैं और मिकारी शर्म से लाल हो जाती है, जबकि रिसा वो कपड़े वापस कर देती है जो उसने उधार लिए थे और उसे ये समझाने के लिए शुक्रिया करती है कि उसे मासामुने से एक फ्रेंड और फोटोग्राफर के तौर पर कितना लगाव है। और ये सुनकर मिकारी को कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि उसे हमेशा से पता था कि रिसा एक पागल और बड़ी बेवकूफ है और वो राहत महसूस करती है कि उसे अभी भी मासामुने को पाने का मौका मिल सकता है। और तभी रिसा को सप्लीमेंट्री लेसन के लिए बुलाया जाता है और वो जल्दी से बाहर भाग जाती है और रास्ते में वो एक बहुत हॉट टीचर से टकरा जाती है जो उसे संभल के चलने की सलाह देती है। और उधर मासामुने जैसे ही क्लब रूम में वापस आता है तो उसे मिकारी लिलिया की तरह तैयार दिखती है जो शर्माते हुए और हकलाते हुए कहती है कि वो ये देखना चाहती थी कि अगर वो उसकी वाइफ जैसी लगे तो क्या वो उस पर ध्यान देगा। और हैरानी की बात यह होती है कि ये चाल काम कर जाती है और मासामुने को गड़बड़ी होने लगती है और मिकारी इस मौके का फायदा उठाकर उसे गले लगा लेती है, ये बहाना बनाकर कि वो कैरेक्टर में है और उसे कहती है कि वो उसके पीछे पर स्मैक करे ताकि वो उसे डैडी कह सके। और इससे बेचारा मासामुने एकदम झटका खा जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को पीछे खींचता है और कहता है कि वो एक यूनिवर्सल सिम बनकर ऐसी हरकतें नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने वाइफों को धोखा नहीं देगा। और तभी रिसा अंदर आ जाती है और उन्हें साथ में देख लेती है और मासामुने सोचता है कि शायद रिसा ये सोच रही है कि वो उसे धोखा दे रहा है, लेकिन ये बेवकूफ लड़की उसे चमाट मारती है और लिलिया को देखकर सिम करने लगती है कि वो कितनी प्यारी लग रही है। और वही मिकारी अपने ना होने वाले छोटे संतरों के ऊपर शिकायत करती है तो रिसा उसे दिलासा देती है कि कोई बात नहीं क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ बड़े बड़े हॉट केक्स हैं। और जब रिसा उसकी स्कर्ट उठाकर दिखाती है तो मासामुने की आत्मा शरीर छोड़ देती है और अगले दिन वो ओजिनो से मिलने जाता है ताकि फोटोग्राफी के बारे में और सीखे और कैसे बेहतर हो सकता है। और मजीनो $1 मिलियन किमोनो पहनकर उनकी म्यूज बनती है और अपनी स्पाइसी पोस्ट दिखाकर मासामुने के दिल में लड्डू फोड़ देती है। और मजीनो को लगता है कि मासामुने फोटोज खींचने में एहसास महसूस कर रहा है, लेकिन वो उसे रीश्योर करती है कि कॉस्प्लेयर्स को दिखावा करना पसंद होता है और अब वो दोनों लगभग दोस्त बन चुके हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं। और वही ओजिनो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से उसे लिलिया का पता चला और फिर शुरू करता है मैन स्पेलिंग कॉस्प्ले वर्ल्ड की 4 हेवनली क्वींस के बारे में। और वो बताता है कि इस चेन के टॉपर जो थी मायरा, उसने कुछ महीने पहले अचानक रिटायर कर लिया और अब लोग सोचते हैं कि शायद लिलिया उसकी जगह लेगी। और वो ये भी बताता है कि मासामुने जैसे बेकार फोटोग्राफर हमेशा एक स्टार कॉस्प्लेयर को नीचे खींचते हैं और यही वजह है कि वो आज उसे सिखा रहा है। और ये सुनकर मासामुने को आखिर समझ आता है कि वो और रिसा एक टीम है। और अगले दिन मासामुने रिसा के लिए लिलिया की ढेर सारे रेयर मैगजीन खरीदता है और रिसा हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सिटिजन में इंटरेस्टेड है। और सारे पोस्टर देखकर मासामुने बस इतना कहता है कि वो एक मैन ऑफ कल्चर है। और रिसा हंसती है और कहती है क्योंकि उसे इन फीमेल कैरेक्टर्स की जगह पर खुद को रखना अच्छा लगता है और हो सकता है कि वो मैसोकिस्ट हो और दोनों मिलकर किसी डार्क माफिया रोमांस की पावर कपल बन सकते हैं। और जब मासामुने की इमेजिनेशन उसे किसी R18 हेवन की ओर ले जाने लगती है और तभी रिसा एक नया लिलिया फोटोशूट करने का सुझाव देती है, इस बार मिसेकिज्म थीम के साथ। और फिर वो कुछ हॉट पोजेस देती है और मासामुने अपनी नई सीखी गई फोटोग्राफी नॉलेज का इस्तेमाल करता है और अलग अलग एंगल से उसकी फोटोज को खींचता है और बाद में एक लंबा सा भाषण देता है कि कैसे वो और मेहनत करेगा ताकि रिसा को कॉस्प्ले क्वीन की जगह दिला सके। और रिसा मानती है कि उसने पहले कभी किसी से कम्पीट करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन पिछले इवेंट में मासामुने के साथ जाने के बाद अब उसमें ज्यादा पाने की चाहत जाग गई है। और तभी अचानक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उनके क्लब रूम में आती है और मासामुने को बताती है कि उनका क्लब बंद किया जा रहा है क्योंकि 3 सालों से वो एक प्रॉपर क्लब के मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरा है और अभी ये कमरा किसी और को दे दिया जाएगा। और ये सुनकर रिसा की सांसें थम जाती है और मासामुने को जैसे ब्रेन डैमेज हो जाता है, लेकिन रिसा एक पंच मारकर फिर से उसका दिमाग ठीक कर देती है। और रिसा चिंता करती है कि अब उनके सारे मर्च का क्या होगा और सुझाव देती है कि उन्हें उनकी सारी R18 मांगा कलेक्शन को स्कूल की लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया जाए। और मासामुने उस बेवकूफ लड़की को समझाता है कि ये लाइब्रेरी है, कोई एडल्ट वर्कआउट स्टूडियो नहीं। और फिर उसे महसूस होता है कि ये सब उसकी ही गलती है क्योंकि वो क्लब का प्रेसिडेंट है और वो खुद को और भी बेकार महसूस करने लगता है। और तभी रिसा बीच में कूदती है अपने बड़े संतरों के साथ और मासामुने से कहती है चाहे क्लब बंद हो जाए पर वो उसके साथ बना रहे क्योंकि वो अब भी चाहती है कि एक दिन वो उसके पीछे पर ताली बजाए। और ये बात सुनकर मासामुने के अंदर फिर से एक नई जान आ जाती है और वो सीधा स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसे क्लब को बचाने के लिए एक एडवाइजर की जरूरत है। और मासामुने कई टीचर से मिलता है लेकिन सभी मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनके पास इस तरह की कॉनी बीएस से निपटने का कोई वक्त नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि एक टीचर जो किसी जो कोडेड जनरल बेंड अल्फा की तरह लगता है और उसे बताता है कि एक नई टीचर आई है जो शायद उनके क्लब के सुपरवाइजर बनने में दिलचस्पी रख सकती है। और ये हॉट मॉमी वही निकली जो
कुछ दिन पहले रिसा से टकराई थी और वो मासामुने की बात ध्यान से सुनती है, लेकिन अंत में मना कर देती है। और जब मासामुने उसे पास से देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मायरा कॉस्प्ले की हेवनली क्वीन है। लेकिन जैसे ही वो ये बात सबके सामने बोलने ही वाला होता है, मायरा उसे पकड़कर एक प्राइवेट रूम में ले जाती है और वहाँ पर वो उसे साफ साफ धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसका कॉस्प्ले नाम लिया तो वो उसके नट्स काटकर खुले आंख पर भून देगी। लेकिन मासामुने को उसकी बातों में कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसके बड़े संतरे उस पर दब रहे होते हैं। और आखिरकार माहौल थोड़ा शांत होता है और मासामुने उसे समझाता है कि अगर उन्हें क्लब रूम वापस नहीं मिला तो रिसा का सपना टूट जाएगा। हालांकि मायरा रिसा को पिछले कॉस्प्ले इवेंट से पहचानती है, पर फिर भी वो माफी मांगती है और कहती है कि वो कॉस्प्ले की दुनिया से गद्दारी करने के बाद अब किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। और मासामुने को उसका सॉरी का बहाना पसंद नहीं आता और वो उसे धमकी देता है कि अगर वो मदद नहीं करेगी तो वो उसकी स्पाइसी कॉस्प्ले डीवीडी लीक कर देगा। और ये सुनकर मायरा को मजबूरी में उनके क्लब रूम आना पड़ता है और वहाँ रिसा अपने लिलिया कॉस्ट्यूम में उसका स्वागत करती है और मायरा का अंदर का वीप बाहर आ जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाती और फैन गर्ल मोड में चली जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी डार्क पास्ट वाली शर्मनाक चीजें कागजों में छपी हुई दिखती है और वो सीडी उठा लेती है और उसे जब्त कर लेती है। और रिसा उस कॉस्प्ले एल्बम को अपनी ऑल टाइम फेवरेट बताती है और कहती है कि वो मायरा से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी। और ये सुनकर मायरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर भी मदद करने से मना करके वहाँ से चली जाती है। और बाद में वो अपने ऑफिस जाती है और जमीन पर इधर उधर गुलाटी मारने लगती है जैसे कोई लव स्ट्रक टीनेजर हो जो रिसा के कॉस्प्ले को देखकर तरस रही हो, जब तक कि वो नहीं देख लेती कि मासामुने खिड़की से उसे घूर रहा है, वो भी अपने बदसूरत चेहरे के साथ अजीब से लुक में। और अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता और उसे मजबूरी में उनके क्लब की एडवाइजर बनना ही पड़ता है। लेकिन वो मासामुने को याद दिलाती है कि उनका क्लब पहले चैंपियनशिप जीता था, तो आजकल वो जो किंग की रोल प्ले कर रहे हैं उसकी तुलना में शायद वो अब इतना आगे ना बढ़ पाए। और बाद में मासामुने ये साबित करने के लिए कि उनका क्लब कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, वो रातों रात मांगा आर्टिस्ट बनने का फैसला करता है और मासामुने की ड्राइंग स्किल उसे धोखा दे देती है। लेकिन मायरा उसकी मदद के लिए आ जाती है और सुझाव देती है कि वो कुछ वॉलंटियर वाला काम कर ले, जैसे छोटे बच्चों को कॉमिक्स पढ़कर सुनाना। और ये लोग वहाँ पर एक आर रेटेड लिलिया कॉमिक ले जाते हैं, लेकिन उनके उल्टा बच्चों को उनकी मिल्क मॉमी में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। और उस दिन जब वो अपनी हार मानकर वापस लौटते हैं तो रिसा तय करती है कि अगर बच्चों का ध्यान खींचना है तो कॉस्प्ले ही एकमात्र रास्ता है। और अगले दिन वो अपनी लिलिया की कॉस्ट्यूम पहनकर क्लास जाती है और जैसा कि उम्मीद थी सारे नन्हे शैतान एकदम से सिम बन जाते हैं। और उसी रात मायरा को अपनी एल्फ फ्रेंड आरी का कॉल आता है और वो बात करती है कि कैसे उसे अपनी कॉस्प्ले करियर छोड़कर स्कूल टीचर बनना पड़ा। और उसे इस बात का भी पछतावा है कि उसने अपनी पूरी जवानी एक ऐसी बेवकूफ़ी भरी हॉबी पर बर्बाद कर दी जो अब वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती, जिससे वो और भी डिप्रेस हो जाती है। और अगली सुबह जैसे ही वो क्लब रूम पहुंचती है तो उसे ये दोनों एक रिपोर्ट लिखते हुए दिखते हैं। लेकिन जब वो सोचती है कि शायद अब ये दोनों समझदार हो गए हैं और तभी ये दोनों पागल शुरू हो जाते हैं बकवास करने और बताते हैं कि उन्होंने एक नकली रिपोर्ट सबमिट न करने का फैसला किया है जिसमें वो चैरिटी वर्क के दिखावा कर रहे थे। और उनका मानना है कि वो जो कर रहे हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छुपाया जाए, और बल्कि वो कॉस्प्ले इवेंट में हिस्सा लेंगे और इंटरनेट फेमस होने के बारे में ही रिपोर्ट लिखना चाहते हैं। और मायरा को लगता है कि इनका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है और वो उन्हें याद दिलाती है कि एक दिन इनको अपने लाइफ पार्टनर्स और बच्चों को और यहाँ तक कि अपने वर्क प्लेस में भी समझानी पड़ेंगी। और ये जो आज केक शेक कर रहे हैं इसकी चाम उस उम्र में इतनी आकर्षित नहीं लगेगी। और वो उन्हें सलाह देती है कि वो अपने ओरिजिनल प्लान पर ही टिके रहें और अपना क्लब रूम बचाएं। लेकिन वो दोनों बेवकूफ कहते हैं कि वो अब आने वाले मेजर कॉस्प्ले इवेंट में हिस्सा लेंगे और वहाँ कुछ बड़ा हासिल करेंगे और फिर अपनी अचीवमेंट को अपने प्रिंसिपल के सामने दिखाएंगे। और ये सुनकर मायरा को अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब वो इतनी ही क्लूलेस और बेवकूफ हुआ करती थी जैसे ये दोनों अब हैं। लेकिन जब वो लिसा के अंदर के डिटर्मिनेशन को देखती है तो मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले लगाकर खुद को कोसती है कि उसने अपनी ही इनसिक्योरिटी को लिसा के ऊपर थोप दिया। लेकिन जैसे ही ये दोनों पागल सोचते हैं कि उन्होंने मायरा को संभाल लिया है, पर तभी उसकी अंदर की डीमन बाहर आ जाती है और वो लिसा को चेतावनी देती है कि अगर वो देश की सबसे बेहतरीन कॉस्प्लेयर नहीं बनी तो उसे पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। और इस बीच एक आधी पागल और आधी डरावनी लड़की कुछ एनिमे बॉयफ्रेंड मच खरीदती है और बाद में ट्रेन में एक बच्चे को डरा देती है और उसका नाम नागोमी है और वो 4 हेवनली कॉस्प्ले क्वीन में से एक है और आने वाले इवेंट में वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनने वाली है क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उसे स्पॉन्सर किया है। और ये बैडी विद द गॉड कॉम्प्लेक्स एक 2D बॉय प्रिंस काय की दीवानी है जो अजीबोगरीब तरीके से मासामुने जैसा दिखता है और इसलिए वो उस पॉपुलर आइडल एनिमे में सबसे लिस्ट पॉपुलर लड़का है। और इवेंट के दिन मासामुने और रिसा दोनों को बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी होती है, लेकिन ये मिस्टर सिग्मा अपनी अनऑफिशियल गर्लफ्रेंड को भरोसा दिलाता है कि उसकी लिलिया सबसे क्यूट है और इसीलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और थोड़ी देर बाद ये ऐसे शर्माते हैं कि जैसे कोई नया शादीशुदा कपल हो। और तभी मजीनो और ओजिनो इवेंट में एंट्री करते हैं और ओजिनो अपनी कॉस्प्ले मैच समझाते हुए बकवास करता है कि कैसे सारी भीड़ नगोमी की तरफ खिंच जाएगी क्योंकि वो एक नया कैरेक्टर कॉस्प्ले कर रही है और उसने इसके लिए हाई क्वालिटी गुची कॉस्ट्यूम भी पहना है। और जब ओजिनो की बकवास चल रही होती है, लड़कियां चेंजिंग रूम की तरफ जाती है, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात नागोमी से हो जाती है और ये खड़ूस लड़की अपना नखरा छोड़कर रिसा पर फोकस करती है क्योंकि वो उसे उसकी वायरल लिलिया कॉस्प्ले से पहचान जाती है। और नागोमी उसकी कॉस्प्ले के बारे में बात करना शुरू कर देती है और रिसा उससे पूछती है कि वो आज किस कैरेक्टर की कॉस्प्ले कर रही है। और तब जाकर पता चलता है कि वो किसी ऐसे कैरेक्टर को कॉस्प्ले कर रही है जिसके बारे में रिसा जानती तक नहीं है। और रिसा के चेहरे पर आए डिसअपॉइंटमेंट के भाव से नागोमी चिढ़ जाती है और वो अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालती है और उसे एक नकली फैन गर्ल कहती है जो कॉस्प्ले को उतना रिस्पेक्ट नहीं देती जितना कि उनके जैसे प्रो देते हैं। और फिर वो समझाती है कि उसे कॉस्प्ले से प्यार है और इसलिए वो किसी भी कैरेक्टर में बदल सकती है जो वो चाहे, लेकिन रिसा जैसी लड़कियां जो अपने पसंदीदा कैरेक्टर से प्यार करती हैं कॉस्प्ले से नहीं, और इसलिए वो उसके साथ कम्पीट करने लायक भी नहीं है। और जाते जाते नागोमी उसे साफ कह देती है कि जब वो अपनी नए कैरेक्टर की पोजिंग कर रही होगी तो रिसा उसके ग्राउंड पर कदम न रखे। और रिसा की जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी वो भी ये सब सुनकर अलविदा कह देती है। और उसी समय ओजिनो मासामुने को समझाता है कि वो लोग नागोमी के बूथ के ठीक पास वाली जगह लेंगे जहाँ से सारे गेस्ट बाहर निकलेंगे और इसी रास्ते पर वो उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सकेंगे। और इन फैन बॉयज के अलावा मायरा भी इस इवेंट में आ जाती है खुद से झूठ बोलकर कि वो तो बस अपने स्टूडेंट को चीयर करने आई है। और इसी बीच जब नागोमी तैयार हो रही होती है तो उसकी मैनेजर उससे पूछती है कि उसने रिसा से लड़ाई क्यों की, तो वो बताती है कि रिसा उसे मायरा की याद दिलाती है जो हमेशा उससे बेहतर थी और हर बार उसका स्पॉटलाइट चुरा लेती थी। और फिर एक दिन बिना कुछ कहे अपने कैरियर को छोड़कर चली गई। और नागोमी यहाँ तक मानती है कि उसने रिसा को जानबूझकर बुली किया ताकि वो हार मान जाए और खुद को बेकार समझने लगे, जबकि वो जानती है कि रिसा में टैलेंट है। और ये साबित हो जाता है कि नागोमी एक सर्टिफाइड चालबाज है और उसकी टीम उसके पीठ पीछे हंसती है जबकि वो रिसा के बारे में बकवास करती रहती है। और उधर बेचारी लिसा डिप्रेशन में चली जाती है और वो सोचने लगती है कि वो वाकई वो यहाँ पर रहने लायक है भी या नहीं। और दूसरी तरफ जब माजिनो मासामुने के पास आती है और तभी नागोमी की टीम उनके पास से गुजरती है और नागोमी की नजर मासामुने के चेहरे पर पड़ती है और उसे एकदम क्लाउड 9 जैसा एहसास होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि उसका प्यारा प्रिंस काई जे पॉप हेवन से उतरकर उसे चीयर करने आया है। और ये सोचकर वो जोश में भर जाती है और खुद से वादा करती है कि आज वो अपना सबसे बेहतरीन करियर परफॉर्मेंस देगी, ये सोचकर कि शायद मासामुने उसे एक बार प्यार करने के बारे में सोच ले। और मासामुने और ओजिनो को समझ नहीं आता कि इवेंट शुरू क्यों नहीं हो रहा जबकि नागोमी आ चुकी है। और फिर पता चलता है कि वो तो एग्जिट पर ही मॉडलिंग कर रही है और वो जो एरिया जो उन्होंने अपने लिए तय की थी वो अब किसी और ने ले ली है और इससे उनका पूरा मास्टर प्लान गड़बड़ा जाता है। और फिर मासामुने रिसा को कॉल करता है ये जानने के लिए कि उसे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। और तभी पता चलता है कि रिसा को अपनी स्कर्ट नहीं मिल रही और जब दोनों मिलते हैं तो रिसा कसम खाती है कि उसने इस बार स्कर्ट जरूर साथ लाई थी। और मासामुने उसे लॉस्ट एंड फाउंड डेस्ट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन रिसा उसे रोक देती है और रोने लगती है कि शायद उसे कॉस्प्ले से इतना प्यार नहीं है और अगर वो बार बार इतनी जरूरी चीजें भूल जाती है। और मजीनो बताती है कि वो ऐसा तब से महसूस कर रही है जब से नागोमी ने उसे पंचिंग बैग बना दिया था। और ये सुनकर मासामुने गुस्से में आ जाता है और खुद को रोकता है कि वो उसे कोई बड़ी ड्रामा क्वीन ना कह दे और इसके बजाय वो कहता है कि किसी एक कैरेक्टर से प्यार करने और बार बार उसी का कॉस्प्ले करने में कोई बुराई नहीं है और अगर ऐसा नहीं होता तो उसने शुरुआत ही क्यों की थी। और रिसा को ये बात बहुत जरूरी वेकअप कॉल देती है, लेकिन मजीनो उसे शांत रहने को कहती है और मासामुने वहाँ से चला जाता है और बाकी दोनों भी अपनी फोटोशूट के लिए निकल जाते हैं जिससे रिसा अकेले में सोचने लगती है। और तभी मायरा जो उनके बातों को चुपचाप सुन रही होती है वो सामने आती है, लेकिन रिसा एक बार फिर से बकवास शुरू कर देती है कि अब वो मासामुने के बेबीज नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने उसे नाराज कर दिया है। और मायरा को यकीन नहीं होता कि आजकल के बच्चे इतने कॉर्नी कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। और फिर वो रिसा को बताती है कि उसके मिडिल स्कूल के एक टीचर ने पहली बार उसके कॉस्प्ले के प्यार को एक्सेप्ट किया था। और रिसा पूछती है कि क्या इसलिए वो खुद टीचर बनी। और ये सुनकर मायरा हंस पड़ती है और कहती है असल में वो तो बस जॉबलेस नहीं रहना चाहती थी। और वो ये मौका देखकर कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है कॉस्प्ले पहनकर अपने असली रूप में, मायरा द कॉस्प्ले क्वीन के रूप में। और वो बेवकूफ लड़की उसे पहचानती नहीं और सीधा सिम मोड में चली जाती है और वो रोते हुए बोलती है उसे कितना ज्यादा प्यार है उससे। और मायरा उसे गला लगाती है और समझाती है कि वो रोल प्लेइंग इसलिए कर रही है और वो कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक ये उसे खुश कर रहा है। और ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी उसे समझ में आता है कि सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी टीचर है। और उसी समय मासामुने पूरी कोशिश कर रहा होता है रिसा की स्कर्ट ढूंढने की और आखिरकार उसे स्कर्ट मिल जाती है और वो दौड़ता हुआ रिसा के पास आता है और इसी के साथ उसे नंबर 1 सिम का टाइटल भी मिल जाता है। और वो रिसा से कहता है कि उसे उन सभी चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें वो पसंद करती है, जैसे कि लिलिया का कॉस्प्ले और उसके वर्ल्ड मार्ट आउटफिट्स, क्योंकि एक असली वीप कभी ये जज नहीं करता कि कोई अपना प्यार कैसे दिखाता है। और ये चोमू से लड़का इस मौके का फायदा उठाकर उसका हाथ पकड़ता है और याद दिलाता है अगर वो हार भी गई
तब भी वो उसके साथ ही रहेगा, ना इसीलिए कि वो उसकी रियल लाइफ वाइफू है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो रीसा है उसकी सबसे करीबी दोस्त। और ये सुनकर रीसा फ्रेंड जोन हो जाती है और उसकी आंखों से फिर से आंसू निकल पड़ते हैं और वो मासामुने का इतना लंबा स्पीच सुनकर उसे थैंक्स बोलती है और माफी मांगती है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि इवेंट खत्म होने में बस 15 मिनट बचे हैं। और तभी मायरा एंट्री मारती है और कहती है ऑडियंस को वो संभाल लेगी और रीसा को जल्दी से तैयार होने पर फोकस करना चाहिए। और उधर नगोमी अभी भी बाहर पोजिंग कर रही होती है और सोच रही होती है कि कब वो घर जाकर प्रिंस काय के साथ अपने स्पाइसी सिनेरियो को इमेजिन कर पाएगी। और तभी मायरा बाहर आती है अपने कॉस्प्ले में और जितने भी क्रिंज और कल्चर लोग होते हैं सबकी आंखें उसकी तरफ घूम जाती है। और ये देखकर नगोमी को फिर एक बार एहसास होता है कि कैसे मायरा ने उसे हमेशा हर चीज में पीछे छोड़ा, चाहे वो फेम हो या टैलेंट। और गुस्से में आकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है, उम्मीद करती है कि उसके ना होने वाले केक शायद मायरा से ज्यादा अटेंशन खींच लें। और ये अजीब सा मूव काम कर जाता है और सारे सिम अपने कैमरा ऑन करके फ्लैश मारना शुरू कर देते हैं और सबका ध्यान खींच लेती है। और ये देखकर नगोमी अपने मैनेजर से कहती है कि आज बिना पैसे के ओवर टाइम करना पड़ेगा क्योंकि वो सुंदर है। और उधर मायरा अपनी सिग्नेचर पोजेस करती है और अंदर ही अंदर वो अपने कैरेक्टर को अलविदा कहती है और अपनी शुभकामनाएं अगली जनरेशन को सौंप देती है। और उसी समय रीसा भी अपना कॉस्ट्यूम पहनती है और वो जानती है कि आज उसकी आंखें लाल होने की वजह से वो ज्यादा अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन वो फिर भी मासामुने की भावनाओं की कदर करते हुए आगे बढ़ने का फैसला करती है। और जैसे ही वो बाहर जाती है मायरा और नगोमी के आसपास का जमा भीड़ बराबर हो जाती है और इस मोड़ पर नगोमी आखिरकार मानती है कि वो एक सिर्फ अटेंशन सीकिंग प्रिक है। और हैरानी की बात यह है कि उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और वही मायरा सोच में पड़ जाती है कि कभी नगोमी कितनी प्योर सोल हुआ करती थी जो नए लोगों से भी दोस्ती कर लेती थी भले ही उनके कॉस्प्ले बेकारी क्यों ना हो। और वो खुद से सवाल करती है कि इतनी टैलेंटेड लड़की खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद के साथ इतना बुरा क्यों हो जाती है। और आखिरकार जब मायरा अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है और वहाँ से जाने का फैसला करती है और तभी रीसा स्टेज पर एंट्री करती है और उसकी चमकदार एंट्री सबकी नजरें खींच लेती है। और ये देखकर इनसिक्योर नगामी अंदर ही अंदर पागल हो जाती है और वो सोचती है कैसे कोई इंसान जिसे उसने बुरी तरह से डरा दिया था अब इतनी स्ट्रांग बनकर कैसे आ सकती है। और मायरा रास्ते में वापस लौटते हुए एक नंबर की सिम बन जाती है और उसी समय रीसा स्टेज पर अपनी जगह लेती है और जोर से बोलती है अब वो फोटोशूट के लिए रेडी है। और इसके अगले ही पल वो क्यूट क्यूट पोजेस मारना शुरू कर देती है ताकि वो मायरा और मासामुने दोनों की मेहरबानी का बदला चुका सके। और सारे कैमरामैन उसके चारों तरफ टूट पड़ते हैं जैसे वो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। और जब नगोमी की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है तो उसे अपना ट्रेजिक बैक स्टोरी याद आता है जब वो एक बदसूरत लड़की हुआ करती थी जिसकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी और जो खुद को मिरर में भी नहीं देख पाती थी। और तभी उसने एनिमे कैरेक्टर्स को नकल करना शुरू किया और उसे लोगों का ध्यान मिलने लगा और यही अटेंशन उसके दिमाग में चढ़ गई और उसी ने उसे एक इगोइस्टिक साइको बना दिया। और आज भी उसे अपने ईगो से ऊपर उठना मुश्किल लग रहा है और एक डेस्परेट रूप में वो अपने फैन बॉयज को खुद से चिपकाए रखने के लिए एक अजीब सा फ्रीक शो करती है अपने पर्सनलाइज्ड पोल के साथ और अंदर ही अंदर रोती रहती है। और उसी समय ओजिनो अपना एक और एक्सपर्ट येट अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है और अपने ओटाकू रूप में आकर वो रीसा के फोटोशूट के ऊपर राय देने लगता है कि भले ही ये उसका पहली बार है और फिर भी वो सबकी नजरें अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही है जो हर कोई नहीं कर सकता। और वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कॉमिक्स वाली लिलिया की सारी पोजेस में मास्टरी हासिल कर ली है और उसमें बहुत कुछ है जो वो दिखा सकती है। और दूसरी ओर सैकड़ों कैमरे से घिरे होने के बावजूद रीसा खुश महसूस करती है और वो एनिमे वेब्स गॉड का शुक्रिया करती है जिन्होंने उसे रोल प्ले की दुनिया में लाने में मदद की। और साथ ही वो नगोमी को भी शुक्रिया करती है उसे इतना बुली करने के लिए क्योंकि उसी ने उसको अपनी असली टैलेंट का एहसास कराया। और अब वो मानती है कि वो पूरी दुनिया के सामने लिलिया के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए रेडी है। और अब नगोमी आखिरकार शांत हो जाती है और अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों से बाहर आ जाती है ये एहसास करके कि उसने उस लड़की को तंग इसलिए किया क्योंकि वो खुद इनसिक्योरिटी महसूस कर रही थी। और इसके अलावा वो ये भी एडमिट करती है कि उसे उसके साथ कॉस्प्ले करना मायरा के साथ कॉस्प्ले करने से भी ज्यादा पसंद है। और रीसा के आसपास फोटोग्राफर आपस में लड़ रहे हैं कि कौन उसे सबसे पहले फेमस बनाएगा। और तभी मासामुने भी मुस्कुराते हुए उसकी एक फोटो लेता है और कुछ ही पल बाद नागोमी अपना शूट खत्म करती है और वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद इवेंट खत्म होता है और रीसा सबका शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसकी अटेंशन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई किया। लेकिन वो सब उससे उसका इंस्टाग्राम हैंडल और बाकी डिटेल्स पूछने लगते हैं। हालांकि वो सोशली इनेप्ट है और इंसानों से बात करने में बिल्कुल असमर्थ थे और वो बिना कुछ बोले वापस अंदर भाग जाती है जहाँ पर उसे मासामुने मिलता है और वो उसे गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि उसने उसे इतना बड़ा मैच झेलने पर मजबूर किया। लेकिन वो उसे रीश्योर करता है कि सब ठीक है और मायरा फिर से किसी क्रीप की तरह उनकी बातें चुपचाप सुनती है और आखिरकार उन्हें अपनी प्राइवेसी में छोड़कर चली जाती है। और जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है तभी आरी उसे ढूंढ लेती है और एक फाइनल बॉस पंच से उसे मारती है और उस पर गुस्सा करती है कि उसके कॉस्प्ले वर्ल्ड से अचानक गायब हो जाने पर। और वो बताती है कि अगर वो कॉस्प्ले छोड़ना चाहती है तो ठीक है लेकिन अपने दोस्तों को इग्नोर करना गलत है और ये बिल्कुल भी फेयर नहीं था,
खासकर जब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे, सिर्फ अपने कैरेक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर। और ये बात मायरा को काफी इमोशनल कर देती है और वो एरी से माफी मांगती है और आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसी बीच रीसा की मुलाकात नागोमी से चेंजिंग रूम के पास होती है और वो एकदम से सिम मोड में चली जाती है और अपनी एक लौती ब्रेन सेल भी खो देती है जब वो देखती है कि उसकी $1,000,000 कॉस्ट्यूम कितनी सुंदर है। और नागोमी भी उसकी तारीफ का जवाब जो कैरेक्टर बनकर देती है और उसे भी एहसास होता है कि उससे बात करना एक्चुअली मजेदार है। और बाद में वो दोनों एक फोटो भी खींचते हैं और तभी मासामुने अपने बेवकूफी भरे स्किल के साथ बीच में आ जाता है। और जैसे ही नागोमी उसे देखती है वो रेनबो उगलने लगती है, जिससे मासामुने सोचता है कि क्या वो इतना बदसूरत है, पर असल में वो इसलिए पैनिक कर रही होती है क्योंकि वो बिल्कुल उसके 2D क्रश जैसा दिखता है। हालांकि उसे इस बात से जलन होती है कि रीसा पूरा दिन इस हॉटी के साथ रह सकती है और फिर भी वो हिम्मत करके उससे उसका नंबर मांग लेती है। और बाद में जैसे ही रीसा चेंजिंग रूम में जाती है, बाकी सारी लड़कियां उस पर सिम करने लगती है और नागोमी भी उसके पीछे पीछे आती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। और वो अंदर ही अंदर एंजाइटी से मर रही होती है और उसे लगता है कि सब उससे हेट करते हैं, सालों से जो उसने हेट ट्वीट्स पढ़े हैं उसकी वजह से। लेकिन जब वो अपनी जिप नहीं खोल पाती तो बहुत सी लड़कियां उसकी मदद के लिए आगे आती है और यहाँ तक कहते हैं वो उसकी भिलन आंख से पहले से उसकी फैन है और इन दिल से हुई बातों से उसके सारे पुराने जख्म भरने लगते हैं। और वो धीरे धीरे अपने बैड गर्ल सिंड्रोम से बाहर जाती है और बाद में वहाँ से निकलने से पहले वो रीसा से कहती है कि वो उसे समर कॉमिकेट में जरूर देखना चाहेगी, जो सबसे बड़ा कॉस्प्ले इवेंट है। और दिखाती है कि उनके साथ में लिया गया फोटो इंटरनेट पर कितना वायरल हो गया है। और उस रात जब वो सब घर लौट रहे होते हैं तो रीसा सोते हुए मासामुने के कंधे पर सिर रख देती है और ये कल्चर्ड लड़का इस वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी रोम-कॉम प्लीज से पल को पूरी तरह एंजॉय करता है। और जब वो उठती है और सिर हटाती है और फिर से वो उसका सिर अपने कंधे पर रखता है और वो रीसा से कहता है कि वो कुछ उसे फील ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा फील कराती है। और ये बात सुनकर उसे उस शाम की याद आ जाती है और तभी मायरा भी उस ट्रेन में चढ़ जाती है और सुन लेती है रीसा मासामुने से कह रही है कि वो उससे कितना प्यार करती है। और ये सुनकर ये सिंगल वेव घुटनों के बल गिर जाती है और सोचती है कि वो पहले क्यों नहीं समझ पाई और क्या उसका 2D लवर भी इस फीलिंग को रिटर्न करेगा। और उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब मासामुने भी कहता है कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन इससे पहले कि मायरा उनको ब्रॉड डिफेंस डे पर बधाई देती, ये दोनों एक दूसरे से एक्साइटेड होकर बात करने लगते हैं कि लिलिया का कॉस्ट्यूम आज के लिए कितना परफेक्ट था। और ये सब कुछ कभी नहीं हो पाता अगर मासामुने बेस्ट फोटोग्राफर ना होता। और ये देखकर कि दोनों कितने बेवकूफ हैं और इसलिए मायरा गहरी सांस भरती है और घर लौट जाती है। और अगले दिन वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है मांगा क्लब की नई रिपोर्ट लेकर। लेकिन प्रिंसिपल को ये चिंता होती है कि भले ही वो उनके सपनों को सपोर्ट करता हो, वो रीसा की फोटो स्कूल की बोर्ड पर नहीं लगा सकता क्योंकि उसे अपने क्लासमेट से बुली का सामना करना पड़ सकता है। और इसी समय उसके क्लास के कुछ लड़के उसके वायरल इवेंट फोटोज पर अपना ऑब्सेशन दिखा रहे होते हैं, खासकर उसके बड़े बड़े संतरों पर। और तभी मिकारी उसे बताती है कि वो बड़ी मुसीबत में है और शुक्र है कि ये ट्रेवल असल में डिटेंशन है क्योंकि वो अपने सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुकी होती है, जो उसकी सारी एनर्जी चूस लेता है। और बाद में जब वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही होती है तभी मायरा क्लब रूम में आती है और मासामुने को बताती है कि उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है और अब उन्हें क्लब रूम रखने की इजाजत मिल गई है। हालांकि उसने और प्रिंसिपल दोनों ने फैसला किया है कि उनके इस कॉस्प्ले के हॉबी को सीक्रेट रखा जाएगा क्योंकि हर कोई उतना कल्चर्ड नहीं है और शायद उनके 2D स्केच ऑब्सेशन को समझ ना पाए। और प्रिंसिपल उन दिनों को याद करता है जब उसके सिर पर बाल हुआ करते थे और वो भी इसी तरह के फीलिंग से गुजरा था जिससे वो आज तक उभर नहीं पाया है। और मायरा इस बात से रिलेट कर पाती है जब वो भी एक क्लोजेटेड कॉस्प्लेयर थी और उसने भी इस बात के लिए सहमति जताई। और जैसे ही वो ये बात मासामुने को बताने वाली होती है तभी रीसा रूम में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ आती है और वो मासामुने से कहते हैं कि वो अपना क्लब रूम रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि वहाँ पर कोई R18 मांगास और कॉस्प्ले ना हो। और कल्चर के राजा मासामुने को जैसे अपनी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में दिखने लगती है जिसमें 90% कल्चर कॉमिक भरी होती है और फिर भी वो कसम खाता है कि वो सब साफ कर देगा या फिर कम से कम क्लब रूम तो जरूर। और जैसे ही प्रेसिडेंट वहाँ से जाती है तभी तीनों एक दूसरे को ग्रुप में हक करते हैं और तभी रीसा फिर से सिम मोड में चली जाती है क्योंकि उसका एडवाइजर और कोई नहीं बल्कि मायरा उसकी फेवरेट प्लॉट क्वीन है। और जैसे ही उसे नोस पीरियड आता है तभी मिकारी भी अंदर आती है और ग्रुप हक में शामिल हो जाती है। और बाद में जब वो बैडी वीडियो गेम कंपटीशन में मासामुने की बुरी तरह धुलाई करती है और तभी मिकारी को उसका क्वेश्चनेबल कॉस्प्ले CD मिल जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो एंशिएंट रोल प्लेइंग क्वीन उसके सामने खड़ी है। और इस पर मायरा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि उसे किसी बूढ़े की तरह ट्रीट करना बंद करो क्योंकि वो बस उनसे 5 साल की बड़ी है और इतने गैप वाले लोग तो शादी भी कर लेते हैं। और मिकारी पूछती है अगर ऐसा है तो क्या मासामुने मायरा से शादी करना चाहेगा, जो सुनकर मायरा सस्पिशियसली नर्वस हो जाती है और मासामुने कहता है कि हाँ वो हॉट है और दोनों को एक जैसी चीजें पसंद है और शायद रोल प्ले जैसे कुछ अजीब चीजों में भी इंटरेस्ट हो, लेकिन क्योंकि वो एक 3D है तो वो उसके लिए एक रेड फ्लैग है। और ये बात सुनकर मायरा को थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है। तभी मिकारी मासामुने से उसका टाइप पूछने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो बेचारी लड़की जो पिछले 10 सालों से गंदे फ्रेंड जोन में है। और इसी समय रीसा मायरा से सिलाई सीखने की बात करती है और साइंस के नाम पर अपने बॉडी को वॉलंटियर कर देती है और लगभग सबके सामने कपड़े उतारने लगती है
और मायरा मुश्किल से उसके प्लॉट्स को रिवील होने से बचा पाती है और तभी मासामोने वहाँ से निकल जाता है और उसके जाने के बाद ही मायरा रिसा की मेजरमेंट लेना शुरू करती है और मिकारी खुशी से अजीब आवाजें निकालती है क्योंकि वो उसकी जूसी प्लॉट देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी उसका ध्यान एक मैसेज पर चला जाता है और दूसरी तरफ मासामोने अपना सीक्रेट ट्रेजर फेंक देता है और इसके बाद वो खून के आंसू रोता है और अपने डिवाइन संतरे गॉड को सम्मान देता है और फिर वापस क्लब रूम में लौट आता है। और थोड़ी देर बाद ओजिनो उससे कांटेक्ट करता है और उसे मिस्टर कैमरामैन के बारे में बताता है जो एक लेजेंडरी ब्लॉगर है जो नए नए उभरते हुए कॉस्प्लेयर्स के बारे में लिखता है और ये सटीक अंदाजा लगाता है कि कौन हिट होगा या फ्लॉप। और यही वो इंसान है जिसने 4 हेवनली क्वीन कॉस्प्ले का नाम दिया था और बस बीती रात ही उसने एक बड़ा धमाका किया है एक पोस्ट के जरिए जिसका टाइटल है 5 राइजिंग स्टार ऑफ न्यू जनरेशन। और ओजिनो बताता है कि उसने रिसा को उस लिस्ट में 5वें नंबर के रूप में देखा है और इस पर वो खुशी से झूमने लगता है। लेकिन तभी मासामुने का नार्सिसिस्ट मोड ऑन हो जाता है और वो कहता है कि मेरी लिलिया हमेशा नंबर 1 है और ये ब्लॉगर तो इस पर मुंह ही बंद रखे। और ओजिनो से जमीन पर लाने की कोशिश करता है और बताता है कि ब्लॉगर ने अभी तक नंबर 4 और 5 रिवील किए हैं जिसमें से नंबर 4 पर है नैनो, एक राइजिंग कॉस्प्लेयर जो अपनी कूल एटीट्यूड और 10x10 ऑरा के लिए मशहूर है। और जब रिसा को यह बात पता चलती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसकी फ्लॉप एग्जिस्टेंट किसी इंटरनेट के लिस्ट में रैंक हो सकती है और वही मासामुने को समझ नहीं आता कि उसे नैनो से जलन क्यों नहीं हो रही। और इसी बीच एक शेडी अकेली लड़की अपने स्क्रीन के सामने दांत पीस रही होती है क्योंकि उसे लिलिया का रैंक देखकर गुस्सा आ रहा होता है